दोस्तों यह घर घर की कहानी है। शायद आजकल की सास बहुएं की हर घर में ऐसी ही कहानी चल रही है। तो सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और स्टोरी पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधिका जी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्हें लग रहा था कि मैं आज अपने बेटे की शादी करके जो बहू लाऊंगी अपने अंगुली पर नचाऊंगी। हर सास का शायद अब यही ख्वाहिश रहता है कि बहू आए तो मेरा ही कहना माने, मेरे मन मुताबिक चले और ज्यादा खर्चे भी ना करे, न बेटे को अपने बस में करे। और यही राधिका जी का भी सोच था। राधिका जी के पति बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते थे, उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस चलता था और बेटा उतना नहीं कमा पाता था, उसका थोड़ा बहुत ही बिजनेस चलता था। असल में एकलौता बेटा था, लेकिन बाप बेटे का अलग अलग बिजनेस था, क्योंकि राधिका जी नहीं चाहती थी कि अगर कल के दिन कुछ अनबन अगर हो जाए तो मेरा बेटा बहू मुझे अपने ही घर और दुकान से बेदखल कर दे। इसलिए बेटे को अलग दुकान शादी से पहले ही खुलवा दिया गया था और घर भी अपने नाम ही राधिका जी करवाई हुई थी। लेकिन वक्त बदलते देरी कहाँ लगता है। राधिका जी अपने बेटे बहू की शादी धूमधाम से बहुत खुशी से की। जब बहू विनीति आई घर में तो बहुत ही सुख शांति छा गया था। विनीता बहुत ही अच्छी थी, स्वभाव से भी और देखने में भी। उसके संस्कार कभी यह नहीं कहते कि अपने सास ससुर को कभी भी नीचा दिखलाओ। वह अपने हमेशा सास ससुर को माता पिता के समान ही मानती थी और घर का सारा काम काज करती थी। लेकिन फिर भी राधिका को यह बात भी हजम नहीं हुआ। उसे नहीं पचा कि इतनी अच्छी बहू भी कैसे हो सकती है, बिना सास से लड़े झगड़े कैसे घर में रह सकती है और अपनी सास को माँ कैसे बना सकती है। यह जब राधिका को बात नहीं पचा तो राधिका अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दी। इतनी अच्छी घर में बहू आई है, फिर भी उसे हजम नहीं हुआ, इसलिए अब बहू के खिलाफ बेटे का कान भरने लगी। जब बहू काम में व्यस्त रहती थी तो बेटे के पास आकर बैठकर उसे कान भरती रहती थी कि बहू ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करती है, और बेटे बहू में ही लड़ाई लगवाने लगी। एक दो बार तो विनीता का पति रोहन उससे बहुत ही लड़ाई झगड़ा भी किया और कभी जभी तो खाना पीना भी दोनों बेटे बहू नहीं खाए। लेकिन यह सब राधिका को दिखते हुए भी वह अनजान बनी रही। उसे यह सब अब अच्छा लगने लगा था। अब घर में कलह होने लगा था तो उसे अच्छा लग रहा था। बेटे बहू का हरदम लड़ाई झगड़ा होता था तो राधिका को अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा बेटा मेरे बस में है। एक दिन यह बात विनीता को पता चल गया कि मेरी सास ही मेरे पति को भड़काते रहती है और वह अपने पति को सारा बाजरा समझा दी। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप दिन भर घर में ही रहिए और छुप कर रहिए, आपको पता चल जाएगा कि माँ जी झूठ मूठ का ही हम दोनों में लड़ाई झगड़ा करवाती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए हम आपको एक कमरे में छुपा देते हैं। विनीता का पति रोहन जब काम के सिलसिले में कहकर बाहर चला गया तो राधिका को लगा कि मेरा बेटा तो बाहर चला गया, लेकिन रोहन किचन के दरवाजे के पीछे से आकर एक कमरे में छुप गया और सास बहू का मांजरा देखने लगा। दोनों तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, बातें कर रहे थे और विनीता भी अपनी सास राधिका का बहुत ख्याल रख रही थी और अपने पति की कमाई का राधिका को बहुत घमंड था, इसलिए विनीता को नीचा भी दिखलाते रहती थी, ताना भी देती रहती थी। लेकिन विनीता कुछ भी नहीं कहती थी और हंस मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती थी। इसी प्रकार से शाम बीत गया। जब शाम का वक्त हो गया सभी को ऑफिस जाने के लिए तो रोहन भी आ गया। जैसे ही रोहन आया राधिका उसके पास जाकर जो जो वह की थी वे सब बहू के ऊपर ढाल कर बोल दी। यह सब सुनकर रोहन बहुत ही हैरान हो गया और बोला भी माँ आप कितनी झूठी बोलती है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है यह सब आप मेरी पत्नी विनीता के साथ कर रही थी। बहुत कुछ कहने के बाद राधिका बोली हाँ तुमको तो लगेगा ही अपनी बीवी का गुलाम हो गए हो, दो पैसे क्या कमाने लगे हो, यह घर मेरे पैसे से चल रहा है। बहुत घमंड होने के कारण राधिका का अपने बेटे बहू से अब नहीं पट रहा था, लेकिन करे भी तो करे क्या। इसी प्रकार अपने बेटे बहू को हरदम नीचा दिखलाती, लड़ती झगड़ती और इसी प्रकार से वक्त गुजर रहा था। अब विनीता के भी परिवार बढ़ने लगे थे, उसके भी बाल बच्चे होने लगे थे। लेकिन वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कभी भी किसी को भी घमंड नहीं करना
चाहिए। आज तुम्हारे पास है तो कल नहीं भी रह सकता है। और देखो राधिका के साथ भी वही हुआ। राधिका के पति का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और जितने भी उसके पास पैसे थे दुकान में वे सब उसके पति के इलाज में लग गए और दुकान भी चला गया हाथ से। अब क्या था, अब राधिका बस अकेले बच गई थी अपने बेटे बहू के साथ। कुछ दिनों तक तो राधिका का रोना धोना चला, बेटे बहू भी साथ दिए, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं थी। बेटे बहू तो जान ही चुके थे कि उनकी माँ तो उनको हरदम लड़ाया करती है, लेकिन अब पिताजी के न रहने के कारण उनका माँ का तो अब ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ दिनों तक तो राधिका का ध्यान बेटे बहुत बहुत अच्छे से रखे। अब राधिका सदमे से बाहर आ गई थी, लेकिन अब वह अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी। उसे लग रहा था कि अब मैं किससे हाथ फैलाकर मांगूंगा, आखिर बेटे से ही तो मांगूंगा। मुझे अपने पति पर घमंड था, इसलिए तो अपने बेटे बहू को मैं हरदम नीचा दिखलाई और उन दोनों को ही लड़ाई लगवाती रही। लेकिन अब क्या था, अब बहू की बारी थी। अब बहू ही सास को हरदम नीचा दिखलाती थी। कोई भी चीज़ मांगने पर बहू हरदम ताना देती थी। अपने ससुर को कहती थी कि आपको तो अपने ससुर पर यानी कि अपने पति पर घमंड था, तो आप फिर हमसे क्यों मांग रही है। कोई भी चीज़ में अब इसी प्रकार से हरदम रहा करता था। राधिका भी जान गई थी कि मेरी जैसी करनी थी वैसा ही तो फल मिलना था मुझे। मैं भी तो अपनी बहू का हरदम कुछ ना कुछ ताना दिया ही करती थी। बहू को आए हुए घर में 8 साल हो गए, लेकिन मैं उसे कभी भी सास का सुख नहीं दे पाई और हरदम ताना देते रही अपने पति की कमाई पर। बहुत ही मौज मस्ती की और अपनी बहू को हरदम ताना देती थी कि ऐसी घर की आई हो तो ऐसे रहो, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है, बहुत कुछ। लेकिन आज मुझे तो उसी के पति अपने बेटे के ही कमाई पर अब जीना है। अब मैं किसके पास जाऊंगी इस उम्र में। मेरा तो जीवन साथी इस दुनिया से चला गया और तो और सब कुछ लेकर अब मैं तो अपने बेटे के पास ही हाथ फैलाऊंगी। उसे अपनी करनी की सज़ा फल मिल रहा था, उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने बहू के हर तानों को सुना करती थी, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जवाब रहते हुए भी जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि अब उसका पति ही उसके साथ नहीं था और बेटा जानता था कि मेरी माँ कैसी है। इसलिए अब राधिका विनीता के बातों को सह लिया करती थी। विनीता खाना देते समय भी ताना देती थी, कुछ काम करते समय भी अब सास को ताना देती थी। विनीता जानबूझकर यह सब कर रही थी। वो अपनी सास को दिखलाना चाहती थी कि देखिए हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, बदलते रहता है। और यही बात विनीता को समझाना चाहती थी, राधिका को समझाना चाहती थी विनीता बहू। ऐसे तो वह जानबूझकर नहीं कर रही थी, वह जान रही थी कि मेरी सास ऐसी ही है। वो अपनी सास को सजा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसको समझाना भी बहुत जरूरी था। अब राधिका समझ चुकी थी। एक दिन राधिका के पास किसी पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी मैं तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ। मैं अपने कर्मों की सज़ा इसलिए भुगत रही हूँ क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अपनी बहू बेटे के साथ में जो भी व्यवहार की, आज बहू भी मेरे साथ वैसा ही कर रही है। पंडित जी बोले, तुम बस शांति से रहना, तुम्हारी बहू खराब नहीं है, हाँ तुम्हारा असर कुछ उस पर हो चुका है। राधिका अब घर आ जाती है। बहू तो जानती ही थी कि मेरी माँ जी कैसी है, इसलिए फिर से ताना ताना ताना। अब बेटा समझ चुका था कि माँ सुधर गई है और बहू भी, इसलिए राधिका को प्यार से समझाते हुए बोली, माँ जी आप मुझे अपनी बेटी कभी नहीं समझे हैं, लेकिन समझना चाहिए था आपको। मैं 8 साल किस प्रकार से गुजारी हूँ आपको नहीं पता है। आपको बस 6 महीने के अंदर ही आपको इतना दुख हो रहा है। आपने कभी सोचा कि मुझे कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन आपने तो कभी मुझे बेटी क्या बहू भी का दर्जा भी ढंग से नहीं दिया है। राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगती है और विनीता भी अपनी सास को माँ की तरह मानकर बहुत प्यार सम्मान करती है। उसे कभी फिर एहसास नहीं होने देती है कि उसके पति यानी कि ससुर का देहांत हो चुका है। और राधिका भी अपने बेटे बहू के और नाती पोते के साथ बहुत खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।